गुड आफ्टरनून पीपल, ग्रेविटेशन के सेकंड लेक्चर में लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। लास्ट टाइम हमने न्यूटन्स लॉ देखा था, केपलर्स लॉ तो देखे ही थे। न्यूटन का लॉ क्या कहता था? इफ आई हैव 2 पॉइंट masses m1 and m2 and which are separated by a distance r, then these two masses will attract each other with a force that is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So F proportional to m1 m2 by r square. तो हम proportionality constant ले आते हैं, F is equal to G m1 m2 by r square. A very lovely equation. Do not forget this is an attractive force. बराबर भूलना नहीं. G is called universal constant of gravitation and इसकी value 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. What? अच्छा, G is a universal constant. पूरे यूनिवर्स में उसकी वैल्यू सेम रहती है. तो ये दो मासेस के बीच में पानी हो, सैंड हो, ना हो, वैक्यूम हो, कुछ भी हो, ये फोर्स चेंज होगा नहीं. What we were most interested is what we did last, which was vector form. Oh, we loved vector form. Many people did not maybe understand it. They took it too seriously. So that is why this was the vector form. M1, M2. I've got my two position vectors, R2 bar and R1 bar. And now, सबसे पहली बात, we want the force on 2 due to 1. Force on M2 due to M1. मैंने आपको तरीका सिखाया था. On M2 मतलब M2 को पढ़ रही है. Due to M1 मतलब M1 मार रहा है. इस फोर्स का नाम क्या होगा महाराज? F1. सर F1 तो नहीं आएगा? किसको पढ़ रही है बेटा? ये जरा पढ़ तो. 2 को पढ़ रही है. कौन मार रहा है? 1. तो अगर 2 को पढ़ रही है और 1 मार रहा है तो आगे भागता हुआ कौन नजर आएगा तेरे को? 2. पीछे कौन भागेगा? 1. तो F21 बार. भाई क्लियर है? Yes sir. कोई शक इधर उधर? नहीं सर. अच्छा, द पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 R21 बार. अच्छा, इक्वेशन था G m1 m2 ओवर मॉड R21 बार स्क्वायर इंटू R21 कैप. एम आई मिसिंग एनीथिंग हियर? Minus. आई एम मिसिंग माइनस. Yes sir, minus. Yes sir, minus. ओके, 3-4 लोग बोल रहे हैं तो आई विल से मेजॉरिटी विंस. बट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स. आई नेवर टेक एनीथिंग एट फेस वैल्यू. आई हैव टू हैव प्रूफ. ये माइनस का क्या आइडिया क्या है? क्यों माइनस? चलो मैं एक्सेप्ट कर लिया माइनस, ठीक है. माइनस क्यों? बिकॉज सर क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन की तरफ है. फोर्स इज ऑपोजिट टू R21 बार. ओ इसका मतलब 1 2 को धक्का नहीं मार रहा है, 1 2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. ओ सो दिस इज F21 बार. माय गॉड, क्योंकि इसका डायरेक्शन R21 बार से विपरीत उल्टा है, दैट इज व्हाई हम यहां पे माइनस लगाते हैं. इस बात का किसी को शक है इतना सा भी? मेरे को अभी बताओ. नो सर. एब्सोल्युटली. एंड R21 कैप is R21 bar over mod R21 bar. यहां लगा डाला and our equation was absolutely as expected to be Jingalala. R21 bar cube into R21 bar. I think everybody on the face of this earth who is standing with me now knows that R21 bar is R2 bar minus R1 bar. As boom and as cool as it looks. पहले 2 फिर 1, पहले 2 फिर 1, absolutely all the way. Jingle all the way. F21 bar is minus GM1 M2 over mod R2 bar minus R1 bar cube into R2 bar minus R1 bar. Is this absolutely perfect? कोई शक? पहले 2 फिर 1, पहले 2 फिर 1, पहले 2 फिर 1. Alrighty? Anyone can give me force on M1 due to M2?
Anybody? Sir, may I? Who is that? May I? Yes, sir. Sorry. Priyanshi. Go on. S12 bar is equal to minus C M1 M2 Mhm. upon R mod R1 2 bar square and into R21 cap R12 cap. You had to be really sure, प्रियांशी. जरा भी गलती नहीं हो सकती. हम यहां कंफ्यूज हो रहे हैं. या R12 कैप या R21 कैप. R12 cap. You are absolutely positive. Yes, sir. 100%. Exam. पहले 1 फिर 2, पहले 1 फिर 2, पहले 1 फिर 2. कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है, कोई चेंज नहीं है. यही सीन हमेशा के लिए चलता रहता है. इज दैट अग्रीएबल पीपल? Yes, sir. ओके, क्योंकि आज इसका इस्तेमाल करेंगे पीपल. अच्छा, ये तो 1 on 1 है. मैदान में 2 ही लोग हैं, एक 1 है और एक 2 है. पर अगर मैदान में 4 लोग होते तो, और एक बंदे को 3 लोग मिलके मार रहे होते तो, हाँ, आप कहेंगे सर बहुत नाइंसाफी है. आई एग्री, बहुत नाइंसाफी है. बट अगर ऐसा हो रहा होता एंड दे वुड आस्क अस टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन दैट बॉडी, हाउ डू यू थिंक वी वुड डू दैट? हाउ डू यू थिंक वी वुड डू दैट? Sir, resultant. Absolutely. But resultant what? Gravitational force. Okay, I'm going to call this force on one body due to other bodies. First, look at the diagram, understand what is the basic idea. Okay. Suppose, consider करें मेरे पास 4 masses हैं. 1, 2, यहाँ 3 और ये रहा 4. This is M1, this is M2, this is M3, and this is M4. Okay, and these are at position vectors. Let me draw them. R1 bar, गंदा पोजीशन वेक्टर, एकदम तीर और तलवार जैसा हो गया. R2 बार, R3 बार and R4 बार. ओके, 4 मासेस M1, M2, M3 और M4. सर क्या हो रहा है, बताओ हमको करना क्या है? वी नीड टू फाइंड नेट फोर्स ऑन मास M1 ड्यू टू, अच्छा 1 को कौन कौन मारेगा? 2 मारेगा, 3 मारेगा और 4 मारेगा, है ना? ड्यू टू मासेस M2, M3 एंड M4. अब कैसे लाया जाएगा? इसके लिए क्या फंडा लगाएंगे? मैं यहां पे लिख रहा हूं वो आइडिया. द नेट फोर्स ऑन अ मास ड्यू टू अदर masses, this is the principle on which I'm basing this, is equal to the vector sum of the forces on that mass due to individual masses. सर बहुत सारा इंग्लिश में हो गया, कुछ समझ में नहीं आया. भाई इंग्लिश आपको आ रहा हो कि ना आ रहा हो, वेरी फनी लैंग्वेज हो. द मोस्ट इंपॉर्टेंट की वर्ड हियर इज वेक्टर सम. So the net force on a body due to other bodies is equal to the vector sum of the forces on that mass due to individual masses. अर्थात net force on one, उसको नाम देंगे हम F1 बार. अच्छा, अगर मैं बाकी किसी को ना कंसीडर करूं, सिर्फ 1 और 2 को करूं, तो व्हाट इज द फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2? नाम क्या है उसका? F12 bar. F1 2 bar. तो पहला इंडिविजुअल फोर्स F1 2 बार. अब M1 और M3 को लो, M2 M4 को छोड़ दो. व्हाट इज द फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M3?
नाम क्या होगा उसका? F13 bar. एंड अब 2 और 3 को छोड़ दो, अब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू M4 पकड़ो. व्हाट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4? 1.4 bar. Can you see this? So net force on 1 is equal to vector sum. F12 अकेला नहीं है, F12 बार है, F13 बार है, F14 बार है. अंदाजा आया? This is what is known as vector sum. Scalar sum नहीं, F12 plus F13 plus F14 ना, vector form. अच्छा, is someone good enough to give me F12 bar? Yes, sir. Minus G M1 M2 over mod R12 bar. The whole square R12 cap. Okay, hold on. Can someone give me F13 bar? Who's going to give me F13 bar? Sir, can I? Okay, go on. गलती, एक बात याद रख, गलती हुई, शांति से करना, एकदम शांति से. F13 bar is Minus G M1 M3 upon mod R13 bar whole square very good. अब फिसलना मत. cap हाँ, R13 cap. वेरी गुड. गलती से R12 बोला था पहले. Yes, sir. R13 बोला था. Is this absolutely agreeable? अच्छा, who will give me F14 bar? है कोई? Who is that? Vamos. minus C M1 M4 You need to be absolutely sure. Over. modulus R14 bar modulus Q square Okay. into R bar 1. I'm sorry, R cap. Sorry. नजर हटी, घटी. गलती से बाहर लिख दिए होते ना, आधा मार्क कट हो गया होता. मैटर क्लोज. इज दिस अग्रीएबल? एब्सोल्युटली कोई शक? बराबर. वैसे डोंट वरी, आपको ये सब धंधा करना नहीं है. ओके, ये मैं सिर्फ आपको थियोरेटिकली दिखा रहा हूं कि फोर्स ऑन 1 F1 बार इज F12 बार प्लस F13 बार प्लस F14 बार. अच्छा, अगर n मासेस होते, फॉर n मासेस, the net force on M1, do you agree it would be F1 bar is F12 bar plus F13 bar plus tak plus F1n bar? Is this agreeable? Yes, sir. Acha, this type of vector sum is also called सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. नाम याद रख लो, कुछ चैप्टर्स बाद फिर से ये नाम आएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ओके, आई एम टेकिंग दिस ऑफ नाउ एंड आई एम टेकिंग यू टू अ वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन which is illustration number 8.2. Are you ready? I can take this off. Okay, जबरदस्त इलस्ट्रेशन है, बहुत ही खतरनाक एंड बहुत ही लवली. यू नो, एक बार तुमको अंदाजा आ गया ना कि किस तरह हो रहा है, तो प्यार ही हो जाएगा आपको. हंस मत पगली, प्यार हो जाएगा. ले, हंसने से प्यार हो जाता है. कमाल है साला. कभी समझ में नहीं आया, मेरे को गाना ही समझ में नहीं आया. Are you looking at 8.2 please? Illustration. Yes. Very nice. अब एक बार आपने डायग्राम में 8.2 देख लिया है टेक्स्ट बुक में, अब कहीं और मत देखना, कुछ और करने की जरूरत नहीं है. बस इंपॉर्टेंट एक ही चीज है कि अपने को मैं जो करा रहा हूं वो बहुत शांति से देखना. ओके, ऑलराइट. तो अब 8.2 क्या कहता है? 3 इक्वल मासेस ऑफ m kg. तो M1 is M2 is M3 is M kg are placed at the 3 vertices of an equilateral triangle ABC. What is the force acting on mass 2m placed at the centroid G of the triangle AG BG CG is 1 meter? Okay, by diagram coming up.
इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है इक्विलैटरल सर? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और ये दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी। ये m, यहां m, यहां m, ओके सही है ना? नहीं, ए ऊपर लिया है उन्होंने, बराबर ये ऊपर है, ओके। और ये है सेंट्रॉइड। यू नो, इफ यू नो सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट, विल कॉल इट जी, और यहां पे सेंट्रॉइड पे क्या है? 2m। सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल 3 वर्टाइसेस। आई थिंक 1 मीटर बोला गया ना, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, ओके। हमारा काम क्या है? टू फाइंड फोर्स ऑन द सेंट्रॉइड विच इज जी, ओके। डू यू अंडरस्टैंड? करना क्या है? मेरे पास 3 मासेस हैं, m, 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 विच आर एट द 3 वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसकी साइड कितनी हमको जानने की जरूरत नहीं है। ये सेंट्रॉइड है g, यहां पे 2m का मास है। ये सेंट्रॉइड a से 1 मीटर, b से 1 मीटर और c से 1 मीटर पे है। वी नीड टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस मास 2m एट सेंट्रॉइड। सबसे पहला ये नक्की करो, g पे कौन कौन ग्रेविटेशनल फोर्स मारेगा? a मारेगा, हाँ या ना? b मारेगा और c मारेगा, और कोई है जो मारेगा? नहीं। सो वी आर लुकिंग एट फोर्सेस ऑन g ड्यू टू a, फोर्स ऑन g ड्यू टू b एंड फोर्स ऑन g ड्यू टू c। सबसे पहले ये जो फोर्सेस हैं इनके मैग्नीट्यूड्स निकाल ले। चलो एक काम करते हैं, मैग्नीट्यूड्स निकाल लेते। स्टे विथ मी। मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्सेस आर, एंड इसमें मैं यूज करने वाला हूं F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। सो फोर्स ऑन g ड्यू टू a, फोर्स बिटवीन g एंड a। भाई g पे मास कितना है? 2m। a पे मास कितना है? m, एंड अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। g और a के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 स्क्वायर। इज दिस अग्रीएबल? क्या ये इक्वेशन समझ में आया आपको? g पे 2m, जी सर 2m कैसे आया सर? यहां है बेटा। ओके g पे कितना मास है? 2m। a पे कितना मास है? m, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। कैन यू सी इट फ्रॉम हियर? फोर्स ऑन g ड्यू टू a। अच्छा, तो कितना हुआ? 2gm स्क्वायर। अच्छा, लुक एट फोर्स बिटवीन g एंड b। g कितना है? 2m, b कितना है? m, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। तो क्या फोर्स है? यही होगा। अच्छा, फोर्स बिटवीन g एंड c सेम, वही होगा, सेम। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे हमने ये निकाली है कि फोर्स ऑन g ड्यू टू a, फोर्स ऑन g ड्यू टू b एंड फोर्स ऑन g ड्यू टू c कितना है? 2gm स्क्वायर। इज दिस अग्रीएबल? कोई शक इसमें? नहीं तो मैं आगे ना बढ़ूं अब तक। ये ठीक है? एनीबॉडी इज गॉट अ प्रॉब्लम? किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है कि सर कैसे, तो यू कैन आस्क मी सर कैसे, कैसे। ओके। अच्छा भाई, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव होता है, कैसा होता है? अट्रैक्टिव। जी को 3 लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, ए, बी और सी। पहले ए को देखते हैं। ए जी को किस तरफ अट्रैक्ट करेगा? ऊपर की तरफ। डू यू एग्री? ये रहा जी, ये रहा ए जी को आजा। डू यू अंडरस्टैंड? आजा। ए जी को अपनी तरफ खींचेगा। दिस इज द अट्रैक्शन। सो दिस इज, मैं लाल में बनाता हूं। मोहे यस सर।
रंग दो लाल, एफ जी ए, कैन यू सी दिस? ए जी को अपनी तरफ खींच रहा है। अच्छा, बी जी को क्या करेगा? अपनी तरफ कीजिएगा सर। अपनी तरफ खींचेगा इज अ परफेक्ट आइडिया। तो बी जी को आजा, एक बार आजा। हाँ, ये ऐसा कि सब जी कोई चीज है, जी किसी को क्यों नहीं? जी किसी को कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये अपना क्वेश्चन नहीं है। अपने को क्वेश्चन ये पूछा है कि फोर्स ऑन जी कितना है, एंड हमको ये नहीं पूछा कि ए पे कितना है। अगर ए पे होता तो जी उसको क्या कर रहा है वो हम देख लेते। हमको यहां पे जी पे कितना फोर्स है वो देखने का है। जी दूसरों के साथ क्या कर रहा है वो तो बात ही अलग है पूरी, वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ओके, सो वी आर लुकिंग एट नेट फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए, बी एंड सी। ओके, अब सी जी को के साथ क्या करेगा? सी जी के साथ क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा सर। इज दिस एब्सोल्यूटली सर्टन? ये जो मैंने एफ जी ए, एफ जी बी, एफ जी सी के डायग्राम बनाए, क्या आप लोग एब्सोल्यूटली परफेक्ट है? हाँ, समझ में आ गया सर क्या है डायरेक्शन? यस सर। कोई शक? ओके, नो सर। ऑलराइट, वी हैव इट सर। ओके। तो अब ये इतना जो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है उसको थोड़ा सिंपल बना देते हैं। क्या करेंगे? हम एक्स और वाई एक्सिस बना रहे हैं एंड इसमें सिर्फ फोर्स के डायग्राम बनाएंगे, ये बाकियों को लाने की जरूरत नहीं। हमको जो मिलना था मिल चुका है। सो एफ जी ए, एफ जी बी एंड एफ जी सी। ओके, अग्रीएबल? हमको यू नो एफ जी बार, वी नो एफ जी बार by superposition principle will be FG A bar plus FG B bar plus FG। FGC बार। सिंपल है, पर वेक्टर फॉर्म लेने के लिए हम एक काम करते हैं, कंपोनेंट्स ले लेते हैं। लेट्स टेक कंपोनेंट्स तीनों के, FG A, FGB, FGC सबके कंपोनेंट्स लेके बात करते हैं। सो सबसे पहले एक्स कंपोनेंट ले लेते हैं। सर पर कंपोनेंट लेने के लिए एंगल का होना जरूरी है ना? हाँ। अच्छा, ये पूरा सर्कल कितना होता है? 360। ये पूरा सर्कल 360 और इसको 3 भाग में डिवाइड करो, हर एक में कितना होता है? 120। दिस होल इज 120। अच्छा, हाउ मच इज दिस? 90। देन हाउ मच इज दिस? उसी तरह ये भी पूरा 120, ये 90, तो ये कितना? इज दिस परफेक्ट? कोई शक? ये 30 कैसे आया? 30 कैसे आया? सपने में डराएगा नहीं ना कि 30 कहां से लाए थे सर। तो ये पूरे 360 को 3 भाग में डिवाइड किया, 120 120 120, ये 120 है, ये 90 है, तो ये कितना रह गया? 30। सिमेट्री के हिसाब से ये भी 30 हो गया, देख लीजिए। ओके, अब मैं एफ जी एक्स ले रहा हूं, एक्स कंपोनेंट, एफ जी ए का एक्स कंपोनेंट लूंगा, एफ जी बी का एक्स कंपोनेंट लूंगा, एफ जी सी का एक्स कंपोनेंट लूंगा। सबसे पहले आई एम श्योर यू रिमेंबर दीज एक्सिस, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। व्हाट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ एफ जी ए? Isn't FGA lying entirely on the y-axis? So, what is the x component of a vector that lies entirely on the y-axis? 0. अच्छा, FGB का x component क्या होगा श्रीमान? FGB is making an angle of 30 degree with the x-axis. तो FGB cos 30, सिंपल, जिसके साथ थीटा उसके साथ cos। अब प्लस या माइनस का बयान करो। ये FGB है, इसका एक्स कंपोनेंट कैसा है? ऐसा। डू यू अग्री? इट इज गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस,
तो यहां पे माइनस। उसी तरह FGC भी एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ 30, तो कितना होगा FGC cos 30। एनीबॉडी गिविंग मी प्लस या माइनस? भाई FGB cos 30 माइनस FGC cos 30 प्लस, भाई FGB FGC दोनों है इक्वल, तो नेट कितना हो जाएगा जी? 0। भाई कोई 0 बोला नहीं, भाई कोई शक नहीं है ना 0 में? FGC और FGB दोनों इक्वल है। सॉरी सॉरी जीरो कैसे आया सर? भाई साहब, FGA FGB FGC तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो FGC cos 30 माइनस FGB cos 30 दोनों की वैल्यू सेम है, तो ब्लॉक cos 30 माइनस ब्लॉक cos 30 0। यस सर। ओकी डोकी। अब थोड़ा y कंपोनेंट FGY, भाई FGA का y कंपोनेंट इजंट इट लाइंग एंटायरली ऑन द y एक्सिस, तो y कंपोनेंट पूरा का पूरा एंड किस तरफ है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। FGB ये 30 है, तो FGB sin 30। एनीबॉडी गिविंग मी पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव सर। नीचे आ रहा है नेगेटिव, एंड ये FGC ये भी नेगेटिव। क्या मैं तेज निकल गया? किसी को कोई शक FGA इसमें पीपल? No, sir. I am not hearing any sounds. Is this acceptable? Yes, sir. FGA की वैल्यू, ऑफ वैल्यू 2gm स्क्वायर माइनस FGB की वैल्यू 2gm स्क्वायर, हाउ मच इज sin 30? हाफ। FGC की वैल्यू 2gm स्क्वायर हाफ, so 2gm square minus gm square minus gm square. Anybody giving me a net answer? Okay, क्या बात है। FGX भी मिल चुका है, FGY भी मिल चुका है, so net force on G is, by everybody knows net force on G, FG bar can be written in the form of components as FGX I cap plus FGY J cap. FGX कितना है? 0. So my final answer FG bar 0 I cap plus 0 J cap Newton. So what is finally my mod FG bar? Is this absolutely agreeable? कोई शक? हाँ, सर वो अपना ऑन नीचे कर। ऑन क्या है? बस 0 न्यूटन है चचा, ओ चचा 0 न्यूटन है, ऑन नहीं है, 0। ठीक है दिव्यलाल, कोई दिक्कत? क्या हो? हाँ अब ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो फर्स्ट पार्ट था, ए पार्ट था। उन्होंने मुझसे कहा है कि व्हाट विल बी द नेट फोर्स इफ द मास ऑन ए इज डबल्ड, मतलब अब m की जगह 2m आ जाए तो क्या आलम होगा? कैन समवन सजेस्ट मी द फर्स्ट चेंज दैट विल हैपन हियर? सर y कंपोनेंट चेंज जाएगा सर। भाई आप रिपीट कर सकते हो? मेरा नहीं चला। they have told me in the second part that the mass on vertex A has been doubled. So पहले यहां पे m था, अब A की जगह, अब m की जगह यहां पे 2m आ गया है। What is the first change that will happen? Don't you agree? Magnitude of force will change. So यहां पे m की जगह क्या आ जाएगा? 2m. So how much will this be? 4. एंड FGB और FGC की वैल्यूज अब क्या होगी? जो ओरिजिनल थी वैसी पहली होगी, FGB 2gm स्क्वायर, पहला चेंज।
अच्छा, डायरेक्शन में कोई चेंज है? नहीं, कोई चेंज नहीं है, डायरेक्शन वही है, अट्रैक्शन वाला ही फंडा। ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसमें तो ये कंपोनेंट आएगा ही नहीं। अब FGA में क्या चेंज आएगा यहां पे? 4gm स्क्वायर, सो दिस विल बी 4gm स्क्वायर, 4gm स्क्वायर माइनस 2gm स्क्वायर कितना होगा? 2gm square. And as a result, what will my final answer look like? 2gm square चाहिए। And as a result, what will be magnitude of FG bar? You know, magnitude is root of FGX का whole square plus FGY का whole square, which is finally. Is this an agreeable idea? This was your B part. Yes, sir. Yes sir। अच्छा, अब क्योंकि ये दोनों पार्ट मैंने ही कर दिए, मैं आपको एक पार्ट होमवर्क के लिए दे रहा हूं, बराबर? मैं आपको एक पार्ट होमवर्क के लिए दे रहा हूं, नया। ओके, एंड आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम, आई एम नॉट गोइंग टू शो यू हाउ टू डू इट। मैंने किस तरह करने का पूरा प्रोसीजर तो दिखा दिया, अब आपको करना है। ओके, सो अब ये है एक्स्ट्रा। I want you to do this sum and give me the answer. On vertices A, B and C of an equilateral triangle are kept masses M, 2M and 2M respectively. Find the net force on mass 2M kept at centroid G of triangle ABC. AG is BG is CG is 1 meter. You think you can manage this? Yes, sir. We can manage this. मुझे FG बार चाहिए। ओके, A पे 2M, B पे 2, A पे M, B पे 2M, C पे 2M हो जाएगा। कोई इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, एंड देन यू कैन पुट इट इन द ग्रुप। ओके, वेरी गुड। तो बी गुड एंड कीप दिस इन द ग्रुप, हाँ, सो दैट पीपल कैन फाइंड आउट कि किस तरह किया जाए। बट ये करने से पहले ये वाले सम को एटलीस्ट 2 बार प्रैक्टिस करना। अब इसके 2 पार्ट है तो 2 बार तो प्रैक्टिस करोगे ही, फिर जाके ये सम पे ट्राई करना। नहीं तो बगैर समझे आपने धनाधन सम में दे मारा तो हो सकता है लेने के देने पड़ जाए, हो सकता है हेड्स ओवर हील्स गिर जाओ और फिर कंटाला आने लगे, यार ये गंदा सम था यार। कोई भी सम गंदा होता है ना, जब तुमको ऐसा फीलिंग हो ना ये सम गंदा है, इसका मतलब तुम्हारा उसका पहला ही शॉट बरोबर नहीं बैठा। तो पहला जो शॉट है वो सही बिठाओ, पहला जो कर रहे हो वही सही बिठाओ, बाकी का आगे देख लिया जाएगा। ओके, बिफोर आई प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आई नीड टू गिव यू अ नोट। एक्चुअली आई एम गोइंग टू गिव यू 2 नोट्स। भाई ये कोई करेंसी नोट नहीं है, ये आगे न्यूमेरिकल्स थियरी वगैरह में काम आएगी। फर्स्ट नोट, द नेट फोर्स, सपोज द फोर्स exerted by a hollow sphere या hollow spherical shell on a mass outside it is as if the total mass of the shell is concentrated at its center. सर ये क्या इतना सारा लिख देते हो, पते चलता नहीं है कुछ। अच्छा, सपोज ये शेल है, मतलब हॉलोस्फीयर, फुटबॉल जैसा, एंड ये कोई मास m है। अच्छा, शेल का मास बड़ा m और ये मास छोटा m। शेल के सेंटर और इसके सेंटर के बीच में डिस्टेंस है r, लेट अस से d है। ओके, इन दोनों के बीच फोर्स कितना होगा? अब तुम बोलोगे सर ये हमने जो न्यूटन का लॉ दिया था वो तो पॉइंट मासेस के लिए था, तो ये तो पॉइंट मास है पर ये पॉइंट मास नहीं लग रहा है, ये तो बड़ा लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, हाँ
सर ब्लर स्क्रीन आ रही है आपकी। अब ठीक है? नो सर। So if I have this big shell like a football, it's got a mass m, it's a hollow shell, and this is a point mass छोटा m. ये इस पे कितना फोर्स मारेगा, अब ये फाइंड करने के लिए तो सर पूरे शेल को किस तरह ले, छोटे छोटे मासेस ले, हाँ छोटे छोटे मासेस लेके देखेंगे, बट ऑन एन एवरेज जब फाइंड आउट होगा ना तब इस तरह पता चलेगा कि ये m एंड ये पूरा शेल इस छोटे से पॉइंट मास m जैसा बन जाता है. कैन यू सी दिस? तुमको शेल की वजह से इस पे फोर्स फाइंड करना हो, दिस शेल एक्ट्स लाइक ऑल द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर. आई थिंक अब दो पॉइंट मासेस के बीच का फोर्स फाइंड हो सकता है. पीपल, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि एक बड़ा शेल सर ब्लर हो गया. यस what is it now? सर ब्लर भी आ रहा है. सर ब्लर आ रहा है. Did you read the note? The force exerted by a hollow spherical shell. This is a shell. You understand what is a shell? It's like पानी पूरी, बराबर, पानी पूरी हॉलो अंदर से पूरा. फुटबॉल, ओके, ये फुटबॉल है बड़ा सा जिसका मास है m. अब ये इस पे फोर्स मार रहा है, तुमको फाइंड करना है इसका फोर्स इस पे कितना होगा. अब तुम बोल दो F इज इक्वल टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर, नहीं वर्कआउट होगा. क्यों? क्योंकि वो पॉइंट मासेस के लिए है. न्यूटन ने कहा था टू पॉइंट लाइक मासेस, तो ये भले पॉइंट लाइक मासेस है, मास है, पर ये कोई पॉइंट लाइक मास नहीं है, ये तो बड़ा शेल है, स्फीयर जैसा है. तो इन दोनों के बीच में फोर्स फाइंड करें कैसे? तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, ये एक छोटा सा पॉइंट मास लो, 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 ऐसे छोटे छोटे लेते जाओ. पर ये तुमको नहीं करना. लोगों ने करके देख लिया एक्सपेरिमेंटली कि जब तुम ये पूरे का एवरेज इस पे लेते हो ना, इट बिहेव्स लाइक सारा मास इसके सेंटर पे फोकस हो गया हो. सारा मास, ये पूरा मास जो है, इट विल बिहेव एज इफ इसके सेंटर पे आ गया. और ये मास m है, ये पूरा, ये मास जैसे पूरा m था शेल का, ये पूरे शेल का मास ये छोटे से उसमें सेंटर हो गया. एंड अब तुम इसका फोर्स फाइंड कर सकते हो. F इज इक्वल टू जी बड़ा m छोटा m बाई डी स्क्वायर. ओके, शेल के वजह से नहीं हो सकता, बट दिस विल बिहेव ऑन एन एवरेज लाइक ये सारा मास इसके सेंटर पे फोकस हो गया हो. अब ये अग्रीएबल है? अब ये समझ में आया? हाँ सर हाँ, यानी न्यूटन का लॉ मतलब कि इस पे एप्लीकेबल है, जो यानी पॉइंट लाइक पार्टिकल हो या पॉइंट लाइक मास हो. हाँ, पॉइंट लाइक मास पे, मास पे, पार्टिकल पे नहीं. पॉइंट लाइक पॉइंट लाइक पार्टिकल और पॉइंट लाइक मास में क्या फर्क है हीत, मेरे को जरा समझा तो. यानी आपने इन सब का एक ही पॉइंट पे पूरा मास कंसंट्रेट किया ना शेल का. मैंने नहीं किया, मैंने तो इस मास m पे ये छोटे से मास की वजह से निकाला, छोटे, क्योंकि मैं तो पॉइंट लाइक मास ही कर सकता हूं. पर जैसे मैंने सब की वजह से निकाला ना, तो ऑन एन एवरेज जब मैंने लिया तो ये इस तरह बिहेव किया कि ये सारा इसका मास इसके सेंटर पे आ गया हो. तो अब ये दोनों पॉइंट लाइक मासेस हो गए. अब तुम इसका फोर्स आराम से निकाल सकते हो. तो जब भी शेल की बात हो ना, तो शेल की बात हो तो सारा शेल का मास यू कैन अज्यूम दैट इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर. बरोबर है? अगर सर हॉलो स्फेरिकल शेल नहीं होता तो बात अलग होती, तो बात अलग होती. तो तुझे फिर भी हॉलो स्फेरिकल शेल नहीं होता, सपोज ये शॉर्टपट का गेंद है, शॉर्टपट, ओके, डोंट यू थिंक, ये अगर थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज करें, डोंट यू थिंक इट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ सच स्फेरिकल शेल्स?
यस अगर एक और एग्जांपल दूं, हमारा अर्थ भी तो सॉलिड स्फीयर ही है, यस सर पर अर्थ कैन बी अज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ सच कॉन्सेंट्रिक hollow spherical shells, बरोबर, like this. Okay, do you understand this? Okay, and the second note now, भाई याद रखना, अर्थ की बात चली है तो बहुत दूर तक जाएगी. Okay, second note, if a small mass m is kept inside a hollow spherical shell, then the net force on it due to the shell is 0. ये हॉलो शेल पकड़ लो और सपोज तुम कोई मास यहां पकड़ लो. अब ये सारे पॉइंट मासेस टक 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 दिख रहे हैं आपको. यस सर ये सब इस छोटे m को अपनी तरफ खींचेंगे, आजा. सिमिलरली सामने कोई और मास होगा, वो आजा. बैलेंस नहीं हो जाएगा ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा. भाई व्हाट इज द नेट फोर्स? 0 सर 0. 0 पर इतना ही नहीं, तुम ये समझो, अब तुम बोलोगे सर आपने सेंटर में रखा है ना इसलिए 0 है. अभी थोड़ा दूर रखो, देखो मजा आएगा. अच्छा, ऐसा करते हैं. सपोज यहां रखते हैं, यहां रखूंगा तो 0 होगा कि नहीं होगा? 0 ही होगा, क्योंकि तुम बोलोगे सर ये तो इससे नजदीक है तो ये ज्यादा फोर्स से खींचेगा. हाँ सही है, पर ऐसे नजदीक वाले कितने, इतने ही है ना, बाकी ये सब तो इस तरफ खींचने वाले हैं. सो ऑन एन एवरेज इस तरफ खींचने वालों का फोर्स और इस तरफ खींचने वालों का फोर्स सेम ही होगा. तो पार्टिकल कहीं भी रहे, नेट फोर्स हमेशा होलोस्फीयर के अंदर 0 ही होगा. डू यू अंडरस्टैंड? सर पर ऐसा पार्टिकल बीच में वैक्यूम में ही रह सकते हैं ना. वैक्यूम? हाँ यानी कि अर्थ पे तो ग्रेविटी है, तो फिर ये जो पार्टिकल अंदर रखोगे तू देखा, लोचा तेरा लोचा यही है. तू पहले इसके साथ तो खेल ले, फिर अर्थ की बात करेंगे ना. तू अभी तक इसके साथ खेला नहीं और तू अर्थ के साथ खेलने की बातें करता है. पहले इसको अच्छी तरह समझ ले, ये समझ में आया क्या है क्या नहीं. अगर होलोस्फीयर के अंदर कहीं भी तुम पॉइंट मास रखो, सेंटर पे नहीं कहीं पे भी, तो उस पे नेट फोर्स क्या होगा? 0. बरोबर है? ये बात समझ में आई परफेक्टली? कोई शक? ये बात समझ में आई? जब भी कोई बड़े शेल का फोर्स एक पॉइंट मास पे देखने जाओ तो यू कैन अज्यूम दिस ऑल द मास ऑफ द होलोस्फीयर टू बी कॉन्सेंट्रेटेड at a point on its center. So this can be rup, same mass, बड़ा m. अब ये दोनों पॉइंट मास हो गए, निकालो फोर्स आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. अग्रीएबल? ओके, ऑलराइट. अब आगे बढ़ते हैं. कोई शक इसमें हो तो बताओ. नो सर. ओके, ये हम जो करने जा रहे हैं उसमें ये नोट बहुत ज्यादा काम में आएगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके ये वाली. तो लेट अस गो नाउ. अब ये बहुत ज्यादा आगे हो रहा है. अब मुझे अर्थ की बात करनी है. अब मुझे अर्थ को पिक्चर में तो लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हम ग्रेविटी देख रहे हैं, जो हम खुद पे फोर्स देख रहे हैं, वो सब अर्थ की ग्रेविटी की वजह से. तो अर्थ की जय हो, जय हो, जय हो. एंड जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अर्थ जो है भले होलोस्फीयर है, भले सॉलिड स्फीयर है, बट it is like a number of concentric spherical shells. Suppose, okay, let us consider. ये है अर्थ. वाह, जय हो धरती मैया. ये अर्थ का सेंटर, and this is a body of mass m, let us say,
at this point P. डिस्टेंस दोनों के बीच में लेट अस से R है, दोनों के सेंटर्स के बीच में. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अर्थ का पूरा मास है me, यम्मी बोलते हैं इसको, यम्मी. ओके, एंड मुझे फाइंड करना है फोर्स ऑन दिस मास m ड्यू टू अर्थ. कैसे करेंगे सर? क्या इसमें हमारा जो हमने लास्ट टाइम नोट लिखा था, क्या वो नोट कारगर सिद्ध हो सकता है क्या? यस सर, हो सकता है. पर कैसे? पहला नोट जो था वो तो हॉलो स्फेरिकल शेल का था और ये तो सॉलिड स्फीयर है. सर इसमें n नंबर ऑफ स्फेरिकल शेल्स हो सकते हैं. वेरी गुड. स्फीयर. अरे 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 तेरे सारे स्फीयर को अपने पास रख. भले अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर, but you can consider it to be made up of a large number of spherical shells जिनका सब का सेंटर कहां पे है? O पे. सो मेरा पहली बात यही होगी कि दो अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर, वी कैन कंसिडर इट, इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, वी कैन कंसिडर इट to be made of a large number of concentric spherical shells. सारे शेल्स का सेंटर O पे. सो thus, अब तुम पूछोगे सर मैंने तो बहुत सारे शेल अज्यूम कर लिए, उससे क्या होगा? भाई हमने जब भी एक शेल अज्यूम किया था तो हमने क्या अज्यूम किया था? सारा मास किस तरफ एक्ट करता है? एट इट सेंटर. थस वी कैन सेफली से दैट द मास ऑफ द अर्थ acts as if it is at the center. It is at the center of the earth. पॉइंट O. मतलब हमारे कंसिडरेशन के लिए हम अर्थ का सारा मास किस पॉइंट पे लेंगे? O पे, जो हमारा धरती का सेंटर है. तो अब देखो धरती में और मास में कितना डिस्टेंस है? धरती के सेंटर में और मास में कितना डिस्टेंस है? भाई आपको डायग्राम नजर आ रहा है? आर है. मुझे लगा मैंने बहुत ज्यादा चीजें डाल दी इसमें तो आपको डायग्राम नजर नहीं आ रहा होगा, तो फिर से बना देता हूं. हा. कुछ लोग कहते हैं सर इधर से इधर तक का तो अलग होगा, इधर से इधर तक का तो अलग होगा. बिल्कुल होगा ना, क्यों नहीं होगा? बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हम यहां पे ये पॉइंट या ये पॉइंट तो कंसीडर कर ही नहीं रहे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं. सो वी शैल अज्यूम कि इट इज एज सिंपल एज ये रहा तेरा यम्मी और ये तेरा मास m. इज दिस अग्रीएबल नाउ? जिन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? बरोबर है ये? मैं आ जाता हूं, साथ में आवाज भी आई जाएगी. नाउ अब मेरी आवाज भी आ गई और मैं खुद भी आ गया हूं. ये है अर्थ मेरा यम्मी और ये है मास m. दोनों के बीच में डिस्टेंस r है. कोई मुझे बता सकता है व्हाट विल बी द फोर्स ऑन छोटा m ड्यू टू अर्थ ऑफ मास यम्मी? कोई है तो बताओ भाई. दो मासेस के बीच में कितना फोर्स होता है? द फोर्स ऑन मास m ड्यू टू अर्थ is, I'll call this force Fe. Force due to the earth is G MEM upon R square. मतलब इस बॉडी को फोर्स पड़ रहा है. इज दिस अग्रीएबल? अर्थ इसको कहां खींच रहा है? उसकी ओर, तेरी ओर. एंड जब भी कोई बॉडी को फोर्स लगता है, don't you agree it will move with an acceleration? Yes sir, acceleration. Due to this force, the mass will move
with an acceleration which is called, ladies and gentlemen, पहली बार कुछ ऐसी टर्म आ रही है जिसके बारे में आपको अंदाजा है. दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन एंड डिनोटेड एज G. छोटा जी. The acceleration on the mass of the mass due to the earth is called gravitational acceleration, denoted as G. So G is Fe by m. And भाई Fe कितना है? G MEM by r square upon m. Do you agree? MM कट हो जा रहा है. अच्छा, I want to take this part. Can I take this part now safely? Yes, sir. Okay. So मेरा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या आया रे महाराज? बताओ तो सही कोई. भाई भले मैंने इसको उड़ा दिया पर ये भूलना मत, अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है जो बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर से बनेला है. तो मेरा इक्वेशन क्या आ गया? छोटा जी. माय गॉड. यहां पे r is the distance of the body from the center of the earth. R is distance of the body from the center of the earth. अच्छा भाई, आप में फिलहाल डोंट यू एग्री वी आर ऑन द अर्थ सरफेस? अब कोई बोलेगा सर मैं तो चौथे माले पे हूं. Yes, sir. पर अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर. उसके कंपैरिजन में तेरा चौथा माला शायद 50 मीटर होगा. कोई फर्क पड़ेगा उससे? नहीं. वी कैन सेफली कंसिडर आवरसेल्व्स टू बी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. इफ बॉडी इज ऑन द अर्थ्स सरफेस, तो what is the distance from the center of the earth? Isn't it equal to the radius of the earth? सर ये आरी कैसे आया बताओ? ये अर्थ है, ये तो अंडा है, अर्थ का है. आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा. ये अर्थ है एंड ये उसका रेडियस है आरी. और कोई बॉडी यहां पे हो तो डोंट यू अग्री द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट P एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, इजंट इट आरी? अग्रीएबल? आरी? Yes, sir. हाँ, तो अब मैं आरी लगाऊंगा विच इज द रेडियस ऑफ द अर्थ और मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? सो इक्वेशन 2 बिकम्स, ध्यान से, वील कॉल इट GE is GME by RE square. This equation 3 is the gravitational acceleration on the Earth's surface. एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं कितनी आ रही है क्या है करके, तब जाके एक आइडिया आएगा कि वैल्यू कितनी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. आई कैन टेक दिस ऑफ नाउ. Yes, sir. Okay, so let me see. I'll give you the values of G, ME and RE, तब जाके काम बनेगा आपका, नहीं तो तब तक बनेगा नहीं. So G की वैल्यू तो आपको पता है 6.67 into 10 raised to minus 11. Let me give you the mass of the earth and the radius of the earth also. Now putting values, put values. G 6.67 into 10 raised to minus 11. ME, mass of the earth, 6 into 10 raised to 24 kg. And radius of the earth, RE, is 6,400 kilometer. So you can put it there, 6,400 into 10 raised to 3 meter. Are you ready to substitute it here? Thus 6.67 into 10 raised to minus 11 into 6 into 10 raised to 24. You can write this as 6.4 into 10 raised to 6. एक काम करना, घर पे जाके इस चीज को सॉल्व करना. हाँ, अगर किसी ने कर दिया है तो ठीक है, पर मैं आपको बताऊं इस जी का आंसर क्या होता है पता है? 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच कैन बी टेकन एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
which is many times taken as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इसका आंसर 9.8 भी नहीं है परफेक्टली, इसका आंसर है 9.77 समथिंग, जिसको हम राउंड ऑफ करके 9.8 ले लेते, कभी कभी इतना राउंड ऑफ कर लेते कि 10 भी ले लेते. सो इस ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के साथ हमने बचपन से अपना वक्त बिताया है. तो दिस इज द इक्वेशन फॉर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. बिफोर आई साइन दिस टॉपिक ऑफ, आई नीड टू गिव यू अ नोट. Remember that isn't G inversely proportional to RE square? The earth is not a pure sphere. The earth is not completely spherical. It's a geoid. I'm sure you know that. It's a bit flat at the poles and it's a bit bulging at the equator. लॉकडाउन इफेक्ट हो गया, पेट बड़ा हो गया उसका. आई एम श्योर आई एम टॉकिंग सेंस. एम आई टॉकिंग सेंस? हाँ. सॉरी एनीबडी सेइंग समथिंग? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू से. अर्थ ऐसा है. This is what is called a geoid. It is flat at the poles and it is bulging at the equator. This is Earth. You know this? Yes or no? You know this or you don't know this? No, sir. You don't know this. Earth is not completely spherical. ये pure sphere नहीं है. थोड़ा सा पिचक गया है पोल्स में से और थोड़ा सा बल्जिंग है इक्वेटर पे से. ऑलराइट? Okay, sir. Understood. वेरी गुड. तो पोल्स पे आरई कम है, पोल्स पे आरई कम है, इक्वेटर पे आरई ज्यादा है. द आरई ऑन द पोल्स इज लेस देन आरई ऑन द इक्वेटर. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RE का स्क्वायर. तो G कहां पे ज्यादा होगा, पोल्स पे या इक्वेटर पे? जहां पे RE कम वहां पे G ज्यादा है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन है. जहां RE कम होगा वहां G ज्यादा होगा. RE कहां कम है? पोल्स पे. पोल्स पे RE कम तो पोल्स पे G ज्यादा. पीके, यू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप? Yes, sir. मैं पीके से पूछ रहा हूं. G is inversely proportional to RE square. मतलब जहां RE कम होगा वहां G की वैल्यू ज्यादा होगी. तो पोल्स पे RE कम है तो पोल्स पे G की वैल्यू ज्यादा होगी. सो समटाइम्स दे आल्सो आस्क दिस एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि वेयर इज G मोर, पोल्स पे या इक्वेटर पे? तो G is more at the poles because radius of the earth at the poles is lesser than the radius of the earth at the equator. Precisely 21 किलोमीटर कम है पोल्स पे precisely than the equator. So बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट फर्क है थोड़ा सा, क्योंकि अर्थ इज नॉट अ प्योर. ये मैंने बहुत इन्फ्लेट किया डायग्राम को, इतना पूरा नहीं है बट थोड़ा सा है. इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है, पोल्स पे रेडियस कम है. इसमें किसी को कोई शक? एनीबॉडी? नो? ओके. यस, गो ऑन. किसका पूछना था? जियोइड का क्या पूछ रहा है बता. सर जियोइड और वो और सर जियोइड और एलिप्स में क्या डिफरेंस होता है सर? अरे यार, ये एलिप्स है, ये जियोइड है. इसमें कोई फर्क लग रहा है तेरे को? हाँ सर. क्या इसको रख के तू सर्कल मार सकता है? नहीं. क्या इसको रख के सर्कल मार सकता है? हाँ मार सकता है, पर परफेक्ट सर्कल नहीं बनेगा. बस ये है थोड़ा सा फ्लैट है पोल्स पे
इतना भी नहीं, पर थोड़ा फ्लैट है पोल्स पे, थोड़ा बल्जिंग है इक्वेटर पे, दैट्स इट बस। इसमें और इसमें जमीन आसमान का नहीं, आसमान पाताल का फर्क है। ये एलिप्स है, ये जियोइड है। ओके अरे जियोइड मतलब संतरा, संतरा नो यू संतरा, Yes, sir. भाई संतरा खाया कि नहीं? संतरा क्या परफेक्ट स्फीयर है? No, sir. नो सर। नो, संतरा थोड़ा सा पिचका होता है ऊपर से नीचे से, बीच में मस्त जाड़ा होता है, थोड़ा पिचका होता है ऊपर नीचे से, दैट इज अ जियोइड। बराबर, संतरा इज अ वेरी गुड एग्जांपल, ऑरेंज। आई होप यू अंडरस्टैंड। अर्थ इज द एग्जांपल। ओके ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। आपने ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में कौन सा रेडियस दिया था? बेटा अर्थ के एवरेज रेडियस को 6400 किलोमीटर ही कहते हैं, एवरेज रेडियस है ये। पोल्स का रेडियस मात्र 21 किलोमीटर कम है, 21, ज्यादा नहीं, 21। बराबर, तो 6400 में से 21 निकालेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो हम अर्थ के एवरेज रेडियस को 6400 ही लिखते हैं। पर जब तुम कंपैरिजन करने आते हो, अब कंपैरिजन में तुम लग गए कि भाई पोल्स पे ज्यादा कि इक्वेटर पे, तब तुमको पोल्स का रेडियस और इक्वेटर का रेडियस दोनों कंपेयर करना पड़ेगा। तो पता चला पोल्स, इक्वेटर का रेडियस 21 किलोमीटर ज्यादा है पोल से, तो जहां रेडियस ज्यादा है वहां जी कम होगा, एज ए रिजल्ट ये कंपैरिजन आया। बराबर, यस तो वो सिर्फ पोल्स और इक्वेटर को कंपेयर करने के लिए था। एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ तो 6400 किलोमीटर ही लेते हैं, वहां पे हम ये झगड़ा नहीं करते कि 21 किलोमीटर का कॉम्पेंसेशन कर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बराबर, 6400 किलोमीटर ही लिया जाता है। ओके अच्छा, ना वेरिएशन इन जी करते हैं। सबसे पहला विथ हाइट। इन शॉर्ट हमने देख तो लिया कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीई इज GME by RE स्क्वायर, ये हमको पता है। बट अर्थ से मैं ऊपर जाता जाऊं, हाइट पे जाता जाऊं, तो कितना चेंज होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में, क्या मुझे पता चलेगा? ओके लेट्स सी। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m at point P at a height h above the earth's surface। सर डायग्राम है क्या? है ना, तेरे लिए डायग्राम क्या, सब हाजिर है। ये अर्थ है और ये तुम्हारा RE है, रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये है बॉडी मास m का पॉइंट P पे, और यहां से अर्थ के सरफेस से कितना डिस्टेंस है? h। आई एम श्योर अभी थोड़ी देर पहले हमने डायग्राम बनाया, उसमें याद होगा, दिस इज R। आर है, यस सर। बराबर, सो फ्रॉम द फिगर, मैं थोड़ा सा कटिंग कर रहा, फ्रॉम द फिगर कैन एनीबडी टेल मी हाउ मच इज R? एस प्लस आर ई, RE plus H। यस सर। Is this absolutely agreeable? Okay, now सबसे पहला हमको जो पता है वो लिख लेते हैं, जो पता है हमको। ऑन द अर्थ सरफेस कितना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ सरफेस? जी GME ओवर RE स्क्वायर। जो पता है उसको पहले लिख लेते। एट पॉइंट P gravitational acceleration is, we'll call it G at H, isn't it GME over कितना डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर और पॉइंट P में R? Is this okay? GME over R square, and R कितना है? RE plus H, so GME is this making sense, people? Yes, sir. Yeah, it is all part of nonsense.
अर्थ के सरफेस पे डिस्टेंस कितना था बॉडी और सेंटर के बीच में आर ई, तो जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। अब ये मास यहां पे है, कितना डिस्टेंस है सेंटर और इस मास के बीच में, आर ई प्लस एच, तो आर ई प्लस एच द होल स्क्वायर। सिंपल एज इट गेट्स। एक काम करें, 3 और 2 को डिवाइड कर ले, क्या मिलेगा? जी एच बाई जी, क्या कटेगा रादर, क्या कटेगा? जी एम ई कट जाएगा एंड क्या बचेगा? आर ई स्क्वायर ओवर आर ई प्लस एच द होल स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को थोड़ा सा कोपचेवाड़ी में दबा देते हैं। हाँ बोल बेटा। सर ये वाला इक्वेशन ऊपर लिखो ना सर। ऊपर ही जा रहे ये वाला? हाँ अच्छा, कुछ दंगा है क्या इक्वेशन का? वैसे मेरे को दिख गया। बस बस। ओके, वी आर गुड। यस सर। ओके, यस सर। मैं सब कुछ ऊपर ही लेके जा रहा हूं, पर यहां से जी को भी ऊपर ले जाता हूं यार, संगे संगे। तो जी एच इज जी इज दिस अग्रीएबल? एक काम करें, आर ई स्क्वायर को नीचे डालें, आपको नहीं डालना है तो मत डालो। मैं आर ई स्क्वायर को नीचे डाल रहा हूं, तो आर ई बाय आर ई प्लस एच बाय आर ई द होल स्क्वायर। इज दिस मेकिंग सेंस? मैंने आर ई स्क्वायर को नीचे ले लिया कि नहीं सर ये कुछ डेंजरस हो गया? सर डेंजरस। ओके ओके ओके, पीछे कर दिया सर। नहीं कोई दिक्कत नहीं, डेंजरस नहीं होना चाहिए। अच्छा, डू यू अग्री मैं ये आर ई को सबसे इसके नीचे ले सकता हूं? द होल ओवर आर ई स्क्वायर। इज दिस ओके पीपल? Yes, sir. ओके, अब ये आर ई को, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो आर ई को ब्रैकेट के अंदर घुसाओ ना सर। तो आर ई बाय आर ई प्लस एच बाय आर ई। सर नहीं सर, इतना फास्ट मत करो। ओके, आर ई प्लस एच ओवर आर ई द होल स्क्वायर। अब ये ठीक है? एक एक छोटे छोटे पापा पगली कर रहा हूं मैं। आर ई बाय आर ई प्लस एच बाय आर ई। ठीक आशी महाराज? यस सर। एंड आर ई बाय आर ई 1। तो मेरा फाइनल इक्वेशन क्या आया? जी एच इज जी ओवर 1 प्लस एच बाय आर ई द होल स्क्वायर। वाह 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 वाह। इज दिस एब्सोल्यूटली अग्रीएबल? कोई शक? Not sir. किसी को? मैंने एकदम छोटे छोटे स्टेप के जरिए यहां से मैं यहां तक पहुंचाऊं, वैसे जरूरत नहीं थी, फिर भी आपके लिए छोटे छोटे स्टेप किए। इन छोटे कदमों से हम यहां तक पहुंचे। क्या ये एक्सेप्टेबल इक्वेशन हो गया? जी एट एच इज जी ई ओवर 1 प्लस एच बाय आर ई द होल स्क्वायर। जी जी सर ये जीएच वाले इक्वेशन में जी 9.8 है ना सर? जी 9.8। हाँ, ओके सर। जी तो हर वक्त 9.8 ही होगा ना। हाँ सर, मेरे को लगा कि बॉडी ऊपर वाली एज है इसलिए। अरे बॉडी कहीं भी जाए, हमारे बाप का कुछ नहीं जाता। जी हमेशा 9.8 ही होता है, बरोबर है? ओके, अब ये इक्वेशन तो बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास, बट ये इक्वेशन तभी यूज हो सकती है जब H इज कंपेरेबल टू आर ई। नाउ व्हाट डज दैट मीन? भाई आर ई की वैल्यू पता है 6400 किलोमीटर। अगर तुम्हारा H 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000, 4000 किलोमीटर हो तो तुम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो। तुम्हारा H 1 किलोमीटर हो तो इस इक्वेशन को यूज करना तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे जीएच की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर फिर क्या करने का? फिर ट्रीटमेंट चेंज। अच्छा, कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? यस सर। ओके, सो इक्वेशन नंबर 4 कैन बी यूज्ड इफ H इज कंपेरेबल टू आर ई। ये उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इक्वेशन 4 कैन बी यूज्ड if H is comparable to RE, but if H much less than RE,
फिर क्या करने का सर? कुछ नहीं करने का, चिल मारने का। डू यू अग्री? लास्ट इक्वेशन देखो तो जरा, जी एच इज जी, मैं नीचे वाले को ऊपर लेके 1 प्लस एच बाय आर ई रेस टू -2 कर सकूं? सर ये क्या कर डाला? अरे 1 बाय एक्स स्क्वायर कैन आई राइट एज एक्स रेस टू -2? जी तो इधर ही है, एंड 1 बाय दिस थिंग होल स्क्वायर, तो दिस थिंग को ऊपर ले लिया रेस टू -2। अग्रीएबल? एंड अच्छा, मैथ्स वाले जो होंगे उनको शायद अंदाजा होगा, बाय वालों को पता ही नहीं होगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड बाइनोमियल थियरम, ओके? Yes, sir. पर बायो वालों को जानने की कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं है। बस एक चीज इंपॉर्टेंट है कि बाइनोमियल थियरम क्या कहता है कि इफ x की वैल्यू मच लेस देन 1 है तो फिर 1 प्लस एक्स रेस टू n इज नियरली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। इसका मतलब समझ में आया? अगर ये x लेस देन 1 है तो ये n को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस ब्रैकेट खुलेगा ना तो n इंटू एक्स हो जाएगा, एंड 1 प्लस एक्स रेस टू माइनस एन, सेम ये x को माइनस एन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इज दिस अग्रीएबल? बायो वाले, मैथ्स वाले, लेने वाले, देने वाले, क्या ये एक्सेप्टेबल है? कोई शक? नो सर। हाँ, ओके। अच्छा, यहां पे ये जो h बाय आर ई है ना, मच लेस देन 1 है, इतना समझ में आ गया, क्योंकि h मच लेस देन आर ई है तो h बाय आर ई इज मच लेस देन 1। तो अब इसको कैसे खोलोगे तुम? है कोई खोलने वाला? यस सर। हाँ, रुक जा, किसी और को पकड़ते, कोई और खोल सके? Sir. हमको खोलने वाला चाहिए, बोलने वाला ना है। Yes, sir. ओके, थियोरम। भाई 1 प्लस एक्स रेस टू माइनस एन अगर हो जाता है 1 प्लस माइनस माइनस एन इंटू एक्स, तो 1 प्लस एच बाय आर ई द होल रेस टू -2 क्या बन जाएगा जी? एनीवन? हाउ डू आई डू इट? 1 minus 2 into h by r. डू यू अग्री? ये h बाय आर ई के साथ ये -2 मल्टीप्लाई कर दूं तो स्वर्ग का आनंद मिलेगा। इज दिस अग्रीएबल? सिर्फ करने का क्या है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करने का, बस। Sir. हाँ जी, Sir, h by r e less than 1 कैसा है मुझे नहीं पता। ये ठीक है महाराज? Yes, sir. ये आर ई को नीचे ले लिया, Oh, हाँ, okay, sir. और नहीं तो तेरे को इतना कॉम्प्लिकेटेड समझ में नहीं आता। h 1 किलोमीटर है, आर ई 6400 किलोमीटर है, तो isn't h by r e 1/600, 1/6400 much less than 1? Yes, sir. सिंपल, फेयर इनफ, ओके। तो नहीं, मेरा इक्वेशन आ गया? नहीं आया अब तक आया नहीं है। हमने 1 प्लस एच बाय आर ई रेस टू -2 का देखा। 10, इस इक्वेशन को नाम क्या दे रहे हैं हम? 5। सो इक्वेशन 5 बिकम्स, भाई लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इक्वेशन खुलने वाला है। 1 प्लस एच बाय आर ई रेस टू -2 हमको पता चल गया कितना है, 1 माइनस, वाह वाह वाह, चकाचक। अगर आपका h कंपेरेबल टू आर ई है तो जी एच का ये इक्वेशन, और अगर आपका h कंपेरेबल टू आर ई नहीं है, मच लेस देन आर ई है, तो ये इक्वेशन। सो जी एच इज जी 1 माइनस 2h बाय आर ई, एज सिंपल एज इट लुक्स। I am looking forward to numerical number. I hope you are looking with me. I want to look at numerical number 8.15. Numerical 8.15 people. Is anyone looking at 8.15? Yes, sir. Okay. Let's do 8.15. इधर ही करते हैं ताकि हमको इन इक्वेशंस का सहारा मिले। इक्वेशन का सहारा मिलेंगे। ओके, 8 पॉइंट क्या नंबर है? 15। ओके, व्हाट डज इट से?
It says a body weighs weight on the earth, weight 1 कहते हैं, it is 63 Newton on the surface of the earth, on surface. And क्या कहता है, what is the gravitational force on it, मतलब weight ही मांगा है, at due to the earth at a height equal to half the radius of the earth. वाह 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 यस सर। सर, इसका समझ में नहीं आया अपने को। अच्छा, ये अर्थ है, पहला बॉडी इधर है ऑन दी अर्थ सरफेस, फिर बॉडी को इधर लेके गए, इधर मतलब कितना ऊपर लेके गए, RE/2। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन बंदों को ये होता है कि सर मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूं। मेरे पास यहां पे था GH इज इक्वल टू GE ओवर 1 प्लस H/RE द होल स्क्वायर, और यहां मेरे पास इक्वेशन है GH इज इक्वल टू GE 1 माइनस 2H/RE। अब इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन क्या है? दो इक्वेशन थे GH के, कैसे करें, कौन सा लें? फर्स्ट वाला। क्यों बेटा, तुझे फर्स्ट वाला अच्छा लगता था इसलिए? नहीं सर, वो कंपेरेबल है इसलिए। अच्छा, सर नेक्स्ट वाले में 2 और 2 कट हो जाएगा। किस वाले में? RE/2 H RE/2 है तो फिर 2 और RE भी कट हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, ये क्या क्या कह रहा है बेटा तू? सर कुछ नहीं, 6 वाला ये वाला है। 6 ये वाला यूज करूं? हाँ सर। क्यों, ये वाला कैसे यूज कर सकता हूं मैं? आपने तो बोला 2 ऑप्शन सर, वो हर ऑप्शन किसी ना किसी हर चॉइस किसी ना किसी लॉजिक पे बेस होता है। हमारा एक इक्वेशन ये था, मैं यहां पे तेरे लिए वो इक्वेशन लिख रहा हूं, GH इज G ओवर 1 प्लस H/RE द होल स्क्वायर, और दूसरा ये है, हमने इसके बाद इसको क्यों डिराइव करने की कोशिश की थी, ये अच्छा था, फिर इसके बाद ये लाने की क्या जरूरत थी? जब बहुत छोटा हो तो ये इक्वेशन तभी चलेगा इफ H इज कंपेरेबल टू RE, बट इफ H इज नॉट कंपेरेबल टू RE, H इज मच लेस देन RE, तब जाके ये इक्वेशन कारगर सिद्ध होगा। Heath, you understand the reason behind having two equations for the same GH? So this can be used if H is much less than RE. This can be used if H is comparable to RE. अब तू ही ये मुझको बता दे, वो ऊपर वाला। is this agreeable universally कि ऊपर वाला ज्यादा सही इक्वेशन है, because here H is RE/2, H/RE is half, comparable है। So हम इसको उड़ा करके here H is comparable to RE. Okay, so G at H is GE over, sorry, 1 plus H/RE is whole square। okay, now by weight 1 on the earth's surface, weight 1, hey, weight is mass into acceleration, mg. तो सरफेस पे weight 1 is m into g, at height weight 2 is m into gh। भाई मास तो सेम ही रहेगा, तुम अर्थ के ऊपर रखो या अर्थ के ऊपर अर्थ पे रखो या अर्थ के ऊपर ले जाओ, मास तो सेम ही है। डू यू एग्री? वेट इज m into g। ओके, लेट मी डिवाइड 2 and 1। तो weight 2 by weight 1 is mgh over mge। cut cut। Anybody has an idea how much would be gh by ge? No problem. How much is H? RE/2.
तो h by re is half. Are you all there still? Yes, sir. 1 plus half the whole square. And how much is 1 plus half the whole square? How much is 1 plus half? 4 by 9. 9 by 4. 9 by 4. हाय धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना. सो बहुत ही शांति से, बड़े आराम से 1 over दिस इज 3 by 2 द होल स्क्वायर. आप लोग फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं कभी कभी, बट दैट बिकम्स कॉज ऑफ कंसर्न. अब ये 4 हो जाएगा ऊपर. वही सर 4 by 9. कोई 9 by 4 था, न जाने क्या क्या. Hey, how much is weight 1? 63. Anybody? 9 7s are 63. 7 4s are? 27.99. Oh, my God. 27.99 है? 7 4s are 28 नहीं, 27.99. कमाल है. तूने 63 into 4 divided by 9 किया, ऐसा किया? या क्या किया? Check the answer please. Is it 28 Newton? Well, I think we'll stop here for the day, and you all have a lovely day. But do all this again, and जो न्यूमेरिकल्स मैंने करे हैं आपके साथ, वो भी करना घर पे जा करके, तब जाके वर्कआउट होगा किस तरह होगा. एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल पे तुरंत मत चढ़ जाना. ओके, वो इलस्ट्रेशन पहले प्रैक्टिस करना, फिर आगे बढ़ना. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच. स्टे सेफ. हैव अ लवली इवनिंग. बाय बाय.